Hello and welcome to Civil Stab. Like every week, this week as well, we are going to discuss the most important current affairs from past 1 year from the topic of science and tech. And this time we have taken the health and nuclear technology. ठीक है, इस बार हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के. चलिए, तो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है. ठीक है ना. तो इस बार हम जो थोड़ी थोड़ी डिजीजेज हैं जो न्यूज़ में चल रही हैं उसके ऊपर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे. चलिए, तो सबसे पहले तो क्या है जी डेफिनेशन. एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है माइक्रोब्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. ठीक है, हमारे शरीर में जब भी कोई भी एंटीबॉडी, ठीक है ना, या फिर अगर मैं बोलूँ तो कोई माइक्रो पैथोजन बाहर से जब हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटर करता है, उसके लिए क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है. जब वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, उसको अटैक करना स्टार्ट करती है. तो उसको एलिमिनेट कर देती है. कई बार हम लोगों को हमारी बॉडी जो है उसके इम्यून सिस्टम को थोड़ी बूस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो खुद से उसको टैकल नहीं कर पाती जो भी पैथोजन जो है एंटर हुआ है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल्स या एंटीवायरल्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. वो एक छोटा सा वीक एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है, हमारी बॉडी उससे इम्यून सिस्टम उससे एक्टिवेट होता है, उससे फेमिलियराइज होता है, और फिर हमारी बॉडी के जो बेसिकली रिस्पॉन्सेज हैं वो एक्टिवेट हो जाता है. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं. अब इस केस में क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में जो माइक्रोब्स हैं जो बाहर से एंटर करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, वो इतने ज़्यादा इम्यून हो जाते हैं. ठीक है, वो भी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं और वो इतने ज़्यादा इम्यून हो जाते हैं कि उनके ऊपर उसके बाद उन एंटीबायोटिक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. तो उसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. मतलब दवाइयों का खाने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा. इवन जो आपके एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जो काफ़ी हैवी डोजेज होते हैं उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है ना. तो इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स, सभी लोग जो है, सभी इसके अंदर जो है, सभी ये जो माइक्रोब्स है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. दे बिकम रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं. ठीक है, कैसे, जैसे हमने अपनी बॉडी को इम्यून किया था, जैसे हमने अपनी बॉडी को ट्रेन किया था टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीक पैथोजन, वैसे ही ये भी जो है वो क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं. अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको 3 दिन तक जो है एंटीबायोटिक खानी है, बट आप उसको जो है 1 दिन में या 2 दिन में खा के जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आई डोंट नीड टू ईट एनीथिंग मोर. ठीक है, बट उस वजह से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जो पैथोजन है वो अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं. तो अगली बार जब आप उस दवाई को खाएंगे उसके ऊपर वो सेम इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो इट मीन्स दैट ड्रग्स दे बिकम इनइफेक्टिव ओवर टाइम एंड इट लीड्स टू ट्रीटमेंट फेलियर. ठीक है ना. इसकी वजह से क्या, आपका ट्रीटमेंट फेल हो जाता है. इट मेक्स इन्फेक्शंस हार्डर टू क्योर एंड नेचुरल फिनोमिना विच इज एक्सेलरेटेड बाय मिसयूज. ज्यादातर किस वजह से होता है, या तो मैं क्या करूं, हर छोटी सी छोटी बीमारी के लिए मैं क्या है, एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दूं, एंड या फिर जो भी मुझे एंटीबायोटिक्स का कोर्स प्रोवाइडेड है किसी बीमारी के लिए उसको मैं कंप्लीट ना करूं. तो दोनों केसेस में जो है आपके अंदर जो पैथोजेंस है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, मेजर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जो है इसको थ्रेट बताया गया है, और WHO ने इसे साइलेंट पैंडेमिक भी कहा है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. कॉजेज क्या है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमन. ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो एंटीबायोटिक्स है जब उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है. ठीक है, मिस यूज या फिर रॉन्ग डोज, इनकम्प्लीट कोर्स, इट ऑल्सो लीड्स टू AMR. ठीक है, यूज इन लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स, लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक डेवलपमेंट्स, सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस. ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है भाई. लोग खुद ही अपने आप को जो है डॉक्टर समझ लेते हैं और अपने आप को खुद ही जो है दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं. एंड एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन. ठीक है ना. वीक रेगुलेटरी सिस्टम. ये सारे जो कारण है वो है जो आपके AMR है उसके इंक्रीज होने के. ठीक है, अगली मैकेनिज्म क्या है, माइक्रोब्स दे म्यूटेट जेनेटिकली. ठीक है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग विद सिचुएशन एंड टाइम. ठीक है ना. टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जब हमारे DNA के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो है चेंजेस आते हैं, दे आर कॉल्ड एज म्यूटेशन. ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी जीवित है वो क्या है, म्यूटेट करता है विद टाइम. ठीक है,
टू अडेप्ट टू द चेंजिंग कंडीशंस, ठीक है। तो वैसे ही जो माइक्रोब्स हैं वो भी म्यूटेट करते हैं और बहुत फास्ट म्यूटेट करते हैं बेसिकली। तो वो क्या करेंगे, एक दो बार आप उनको इंट्रोड्यूस करवा दो किसी ड्रग के साथ, अगर आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करोगे तो वो जो जो माइक्रोब है वो भी उस ड्रग के खिलाफ जो है इम्यूनिटी अपनी बूस्ट कर देगा, ठीक है ना। दे डेवलप रेजिस्टेंट जीन्स एंड एंजाइम प्रोडक्शन, इट डिस्ट्रॉयज द ड्रग्स, ठीक है। तो वो भी ऐसे जीन्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं जो कि जो आपके ड्रग्स हैं वो उनको इनइफेक्टिव बना देते हैं, ठीक है ना। इट रिड्यूसेस द ड्रग एंट्री इनटू द सेल्स एंड इट पंप्स द ड्रग आउट, ठीक है। जो एंजाइम जो इन्होंने नए बनाए हैं वो क्या करेंगे, जो भी आपके जो दवाई है जो उस एंटीजन उस पैथोजन को मारने के लिए आपने खाई थी वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालना शुरू कर देगा, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बिटवीन माइक्रोब्स एंड द सर्वाइवल ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है वो अकर होना शुरू हो जाता है, जैसे कोविड के टाइम पे भी जो है हम लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, लोग जो है ज़्यादा मरना शुरू कर जाते हैं बिकॉज उनको टाइमली इंटरवेंशन जो है नहीं देखने को मिलती। जैसे टीबी है वो इसका बहुत एक प्राइम एग्जांपल है, ठीक है। एमडीआर और एक्सडीआर टीबी जो है पेशेंट्स के अंदर देखने को मिला, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिन्होंने या तो अपना कोर्स पूरा नहीं किया था या फिर विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर उन्होंने जो है अपने खुद से जो है अपना इलाज शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आपको एएमआर की शिकायतें देखने को मिलती है। तो एएमआर को ट्रीट करने के लिए तो उसको क्या है, मॉडरेटली एमडीआर ड्रग्स जो है दिए जाते हैं, ठीक है। मॉडरेटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो है वो डेवलप हो जाता है और उसके बाद एक्सडीआर यानी एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो है वो डेवलप हो जाता है अगर एमडीआर से भी उसको फर्क नहीं पड़ता है तो, ठीक है। लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज, हायर ट्रीटमेंट कॉस्ट, फेलियर ऑफ रूटीन सर्जरीज, रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबॉडीज एंड थ्रेट टू मॉडर्न मेडिसिन एंड ऑल्सो द स्प्रेड ऑफ सुपरबग्स, ठीक है। ये जो सुपरबग्स कंसेप्ट है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही सबसे पहले दिया था कि भाई इंडिया के अंदर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं दे हैव बिकम सुपरबग्स। सुपरबग्स मीन दे हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट मॉडर्न मेडिसिन, जो भी मेडिसिन जो है आज की डेट में प्रोवाइड की जाती है उनके खिलाफ क्या है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अगर मैं कहूँ तो वो इम्यून हो चुके हैं हमारे ड्रग्स से, तो उनको सुपरबग्स कहा जाता था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टीबी है, टीबी का एग्जांपल लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को अगर टीबी हो जाए, ठीक है, और वो टीबी जो है वो एक्सडीआर या एमडीआर टीबी बन जाए, वही एक्सडीआर या एमडीआर वो क्या है आगे दूसरे व्यक्ति को जो है ट्रांसमिट करेगा। फर्स्ट पर्सन के लिए तो एक्सडीआर की जो है मेडिकेशन चल रही है, जो दूसरे व्यक्ति है उनको जो वो ट्रांसमिट करेंगे टीबी को, उसकी जो मेडिकेशन है वो स्टार्टिंग में क्या है जो है स्मॉलर डोजेज से शुरू की जाएगी, कम डोजेज से शुरू की जाएगी, तो उसके ऊपर उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो टाइमली इंटरवेंशन जो है वो इस चीज़ की वजह से खराब हो जाती है, ठीक है। और जो इन्फेक्शंस हैं उनके फर्दर इंक्रीज होने का खतरा भी जो है बढ़ जाता है एंड इट कैन अल्टीमेटली ऑल्सो लीड टू डेथ, ठीक है ना। इनिशिएटिव्स क्या है, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, ये जो है इंडिया का है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ का है ग्लोबल एक्शन प्लान और इंडिया का है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच, ह्यूमन प्लस एनिमल प्लस एनवायरमेंट, इसकी बात की गई है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के रैशनल यूज की बात की गई है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात की गई है, ठीक है। न्यू ड्रग्स के रिसर्च के ऊपर जो है इन्होंने बात की है एंड पब्लिक अवेयरनेस और सर्विलेंस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही, ठीक है ना। तो हमेशा पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बहुत इट गोज अ लॉन्ग वे बिकॉज पीपल देमसेल्व्स दे बिकम डॉक्टर्स एंड दे ट्राई टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर देमसेल्व्स, ठीक है, तो जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टीबी इटसेल्फ, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी के बारे में, इट इज एन इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा जो है कॉज किया जाता है। इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द लंग्स, दैट इज द पल्मोनरी टीबी। जब भी आपको टीबी जो है वो लंग को इफेक्ट करे दैट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी टीबी, और अगर आपका टीबी जो है वो लंग को छोड़ के किसी और पार्ट को अफेक्ट करे तो देन इट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ठीक है ना। तो इट स्प्रेड थ्रू एयर, ठीक है ना, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर आप किसी से बात करो, अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में जाओ, कोई ड्रॉपलेट से जो आपके ऊपर आ जाए, ठीक है, किसी कफिंग या स्नीजिंग में आप लोग आ जाओ टीबी के पेशेंट के, तो आपको भी फैल सकता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ ग्लोबली, ठीक है, एंड इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज, ठीक है ना। और इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक इशू, हेल्थ इशू जो है बना हुआ है। चलिए, ट्रांसमिशन, इट स्प्रेड्स बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है ना। ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के थ्रू भी आपका फैल सकता है, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स की वजह से हो सकता है ना। एंड क्लोज कॉन्टैक्ट इन जो अगर आप किसी एक
ट्रांसमिटेड व्यक्ति के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जाओ तो भी आपको जो है टीबी फैल सकता है। ठीक है, वीक इम्यूनिटी जैसे कि HIV पेशेंट्स हैं, है ना, या फिर जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, स्मोकिंग से जो है टीबी नहीं होता है, बट टीबी होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि टीबी जो है होता किस चीज़ से है, इट इज़ कॉज्ड बाय योर बैक्टीरिया, दैट इज योर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे होता है। स्मोकिंग डायरेक्टली डज नॉट कॉज टीबी, बट हमारे जो लंग की कैपेसिटी है, हमारी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देता है स्मोकिंग, उस वजह से जो है टीबी होने के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो माल न्यूट्रिशन इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी एंड पुअर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन है, पुअर लिविंग कंडीशंस है, ठीक है ना, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें जो क्या है आपके टीबी के होने के खतरे को जो है बढ़ाती रहती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इससे जो है वो कमजोर होती है। ठीक है ना, स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज ये भी आपकी इम्यूनिटी को जो है रिड्यूस करते हैं, एंड डायबिटीज इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ गेटिंग टीबी। सिम्टम्स क्या है, परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स, ठीक है, ब्लड जो है आपके जैसे आपकी बलगम है उसमें खून आना शुरू हो जाए, फीवर एंड नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, फटीग, वीकनेसेस, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है ना, तो ये सारी जो है आपके पल्मोनरी टीबी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और जो सिम्टम्स है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जो है वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे, टाइप्स ऑफ टीबी अगर मैं बात करूं तो पहला है लेटेंट टीबी, जहां पे बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है किसी व्यक्ति के अंदर, बट वो इनएक्टिव होता है, इट इज नॉट एक्टिव। ठीक है, जहां पे आपको कोई भी सिम्टम्स या इन्फेक्शन जो है देखने को नहीं मिलते। अगर आप टेस्ट करवाओगे तो उसमें दिखेगा कि आपको जो है टीबी है, आपकी बॉडी के अंदर जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, बट उसके कोई सिम्टम्स जो है आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे दूसरा एक्टिव टीबी, जहां पे सिम्टोमेटिक है और इन्फेक्शियस है। ठीक है ना, पल्मोनरी टीबी जो है लंग्स को अफेक्ट करता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी, इट रिस्पॉन्ड्स टू ट्रीटमेंट, एंड ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था MDR एंड XDR, मॉडरेटली ड्रग रेजिस्टेंट एंड एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने के लिए। ठीक है ना, विच इज अ मेजर कंसर्न ग्लोबली। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की देखें तो स्पुटम टेस्ट जो है कराया जाता है, जैसे माइक्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर टेस्ट जो है इसके करवाए जाते हैं, चेस्ट का एक्सरे है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है ना, जैसे डॉट्स स्ट्रेटेजी, दैट इज जो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, 6 मंथ्स के लिए जो है आपको डॉट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, गोलियां प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आपका जो टीबी है वो कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, DRT जो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है, ठीक है, इसके लिए लंबी ट्रीटमेंट की जो है हम लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला जो डिजीज है दैट इज HIV एंड एड्स। चलिए, तो HIV क्या है, HIV इज अ वायरस एंड एड्स इज द डिजीज। ठीक है ना, HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना, ऐसा वायरस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करता है, तो ही ये इतनी एक डेडली डिजीज है, बिकॉज HIV जो वायरस है वो हम लोगों के इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली जो है, जो कि बेसिकली हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो पैथोजेंस को रिप्लेस करती है, तो ये उसको ही अटैक कर देता है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये अटैक्स इम्यून सिस्टम, खासतौर पे किसको, CD4 या CD4 T सेल्स को ये जो है टारगेट करता है, CD4 सेल्स, T सेल्स को। ठीक है ना, तो ये T सेल्स जो है ये जरूरी होते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में जो है इसके बारे में समझा था कि भाई ये T सेल्स क्या होती हैं बेसिकली। ठीक है, इट वीकन्स बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, एड्स क्या है, एड्स इज द बीमारी। ठीक है, HIV इज द बैक्टीरिया, सॉरी वायरस, एंड एड्स इज द प्रॉब्लम, दैट इज द एडवांस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब जहां पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है ना, इट इज क्रोनिक मैनेजेबल कंडीशन। ठीक है ना, बट इट इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल येट, अभी तक हमारे पास इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। ठीक है, बट इसको जो है मैनेज कर सकते हैं हम लोग, इसको जो है लंबा खींच सकते हैं बेसिकली HIV को। ठीक है, इट स्प्रेड्स ग्लोबली, मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। ठीक है, दैट इज योर RNA वायरस, इट रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रांसमिशन जो है एड्स का वो कैसे होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, कंटेमिनेटेड जो नीडल्स हैं उनकी शेयरिंग करने की वजह से। ठीक है, बहुत सारे केसेस में क्या है, जैसे बहुत सारे रीजन ऑफ पंजाब, हिमाचल एंड नॉर्थ इंडिया जो है दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर एंड मोर HIV एंड TB पे, ये अपने जो एड्स के पेशेंट्स को है ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रग यूज़ है उसकी वजह से क्या है, नीडल की शेयरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में, और उस वजह से जो है TB या सॉरी HIV के फैलने के जो खतरे हैं बढ़ जाते हैं।
मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी जो है एड्स आपका बढ़ सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, एंड इट डज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट के थ्रू या ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है ये नहीं फैलता है टीबी की तरह, बट ये फैल सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है ना। इट डज नॉट स्प्रेड बाय एयर वाटर और फूड, ठीक है, खाने के थ्रू भी, जूठा खाने से भी जो है आपका एड्स नहीं फैलता है, ठीक है ना। अवेयरनेस रिड्यूसेस ट्रांसमिशन। चलिए सिम्टम्स क्या है, अर्ली स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है आते हैं, ठीक है, आपको खांसी जुकाम बुखार जैसी ऐसी जो है शिकायतें देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में एसिम्प्टोमेटिक फेजेस जो है इसके लॉन्ग है, ठीक है, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी जो है यहाँ से शुरू हो जाती है एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस दे डेवलप, वेट लॉस एंड क्रॉनिक फीवर जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, परसिस्टेंट डायरिया हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं एंड लेजन्स हो सकते हैं एंड प्रोग्रेशन इट लीड्स टू एड्स, ठीक है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों को एड्स के टाइम पे देखने को मिलती हैं। चलिए अगला है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ब्लड टेस्ट दे डायरेक्टली डिटेक्ट एचआईवी एंटीबॉडीज एंटीजेंस, ठीक है ना। जो ब्लड टेस्ट होते हैं आपके वायरल मार्कर्स जो आप करवाते हो उसके साथ जो है इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट असे, जिसका इस्तेमाल जो है बहुत सारे फील्ड्स में, ये एक पीवाईक्यू भी है एलिसा टेस्ट का जो इस्तेमाल जैसे कोविड के टाइम पे भी किया जाता था, एलिसा टेस्ट का इस्तेमाल, ठीक है ना। और जो एड्स है एचआईवी है उसके डिटेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वायरल डिटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई एक सोल्यूशन के अंदर जो है आपके जैसे जो ब्लड्स है या ब्लड है जो है या फिर आपके सीमेन के सैंपल्स हैं उनको रखा जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि क्या आपके ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज बन रही हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस के लिए, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है। कलर चेंजिंग जो है ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, ठीक है। नो कंप्लीट क्योर इज अवेलेबल एंड एंटीवायरल थेरेपी जो है वो इस्तेमाल की जाती है एड्स के लिए, ठीक है। एंटीवायरल थेरेपी में क्या है, लाइफ लॉन्ग आप उस एड्स के वायरस को जो है सप्रेस करके रखते हो, ठीक है ना, बट उसको कंप्लीटली अभी तक हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन इम्यून फंक्शन एंड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड अर्ली डायग्नोसिस दे मे इम्प्रूव आउटकम्स, ठीक है। तो धीरे 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 करके ग्रेजुअली आपकी बॉडी जो है वो वीकर एंड वीकर एंड वीकर होती जाती है। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर एड्स डिजीज। अगली बात है प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन जो है कैसे की जा सकती है, ठीक है, वही इसका सबसे बड़ा बेहतर क्योर है, दैट इज प्रिवेंशन, ठीक है ना। ट्रीटमेंट जो है इसकी ज्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट प्रिवेंशन जरूर हम इसकी कर सकते हैं, जैसे कि सेफर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्लड की स्क्रीनिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन जो है की जा सकती है, स्टेराइल नीडल्स का इस्तेमाल, ठीक है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन PMTCT, ठीक है, एक मेथड जिसके द्वारा जो मदर से चाइल्ड को फैलने वाला जो टीबी है उसको भी प्रिवेंट जो है किया जा सकता है, ठीक है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स, रेगुलर टेस्टिंग फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स एंड प्री एक्सपोजर एंड प्रोसेस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोसेस जो है यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। ये है प्रिवेंशन के लिए। अगला है आपका जो डिजीज दैट इज मंकी पॉक्स या फिर एमपॉक्स, काफी ज्यादा न्यूज में था लास्ट ईयर से लेकर, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानते हैं ये एमपॉक्स या मंकी पॉक्स क्या है। चलिए सबसे पहले तो जी एमपॉक्स क्या है, इट इज अ वायरल जोनोटिक डिजीज, ठीक है ना। इट इज कॉज्ड बाय द मंकी पॉक्स वायरस, इसका नाम ही यही है मंकी पॉक्स वायरस, या फिर जो कि आता है आपके ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस के अंदर ये आपका आता है, ठीक है। तो कुछ और भी डिजीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं रुबेला है जो कि रूबी वायरस से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई एक डिजीज न्यूज में होती है ना, लंपी स्किन डिजीज जो थी वो 2 साल पहले जो न्यूज में रही थी, तो उनके आपको मैच द फॉलोइंग में पैथोजेंस जो है वो पूछ सकते हैं कि कौन सी डिजीज जो है कौन से वायरस से या कौन से बैक्टीरिया से जो है आपको फैलती है, तो उनके बारे में भी आपने जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू स्मॉल पॉक्स वायरस, दिस मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था मंकी में, ठीक है ना, तब इसका नाम जो है मंकी पॉक्स वायरस पड़ा, बट अब ये क्या है ह्यूमंस के भी फैलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। इट री इमर्ज ग्लोबली इन द रिसेंट ईयर्स एंड इट इज लेस सिवियर देन द स्मॉल पॉक्स। ये भी याद रखना है आपने कि भाई ये क्या है, स्मॉल पॉक्स से कम सिवियर है, इट इज नॉट एज सिवियर एज योर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसमें भी क्या है आपकी बॉडी के ऊपर जो है बहुत सारे दाने हो जाते हैं बेसिकली स्मॉल पॉक्स की तरह भाई, ठीक है, मंकी पॉक्स में भी। इट इज इंपॉर्टेंट एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। ट्रांसमिशन ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, अगर आपको पता नहीं है तो जैसे कोविड है वो भी एनिमल टू ह्यूमन आया था, बैट्स जो है उसका ओरिजिन थे, या फिर जो स्मॉल पॉक्स था वो भी एनिमल टू ह्यूमन था, जो अपना जो मंकी पॉक्स है वो भी एनिमल टू ह्यूमन है, और एड्स जो है वो भी एनिमल टू ह्यूमन है, वो भी प्राइमरीली प्राइमेट्स के अंदर जो है पाया जाता है, ठीक है। ये कैसे, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस एनिमल्स जैसे रोडेंट्स है या प्राइमेट्स है उनके साथ कॉन्टैक्ट में आने पे जो है आपको ये फैल सकता है,
ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन वाया क्लोज कॉन्टैक्ट जो है ये फैल सकता है। इट्स स्प्रेड्स थ्रू स्किन लेजन्स बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड किसी प्रकार से सलाइवा है, ठीक है, या फिर सीमन है, ब्लड है, उनके थ्रू जो है आपके भी ये फैल सकता है। और लेजेंस के थ्रू भी, लेजेंस मतलब जैसे हमारी बॉडी में कोई वुंड पड़ता है उसके बाद जो वो जो घाव भर रहा होता है उस समय पे जो बेसिकली होता है वो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उनके थ्रू भी जो है ये फैल सकता है। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, मतलब कोई टिश्यू है जो यूज करके रख दिया है तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। इट इज नॉट हाईली एयरबोर्न लाइक द कोविड-19 एंड इट रिक्वायर्स क्लोजर इंटरेक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में, बहुत ज्यादा नजदीक अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहते हो उससे जो है ये फैल सकता है। इट इज नॉट एज इन्फेक्शियस एज द कोविड-19 जहां पे आपको जो है लगभग दो मीटर की जो है दूरी रखनी पड़ती थी। सिम्टम्स क्या है? फीवर्स एंड चिल्स, हेडेक्स, मसल पेन, स्वोलन लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स जो आपके वो स्वोलन हो जाते हैं। फटीग एंड वीकनेसेस, स्किन रैश, ठीक है, लीजन्स ऑन फेस, हैंड्स एंड बॉडी, ठीक है, बहुत सारे जो है आपको धब्बे दाग जो है वो देखने को मिलते हैं। रैश, इट्स स्प्रेड्स इन स्टेजेस एंड इट इज सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, ठीक है ना, खुद से जो है ये लिमिट हो जाती है विद टाइम, जैसे आपका स्मॉल पॉक्स था, चिकन पॉक्स था बेसिकली। ट्रीटमेंट क्या है? पीसीआर टेस्ट जो है इसके लिए करवाया जाता है, जो कोविड के टाइम पे भी करवाया जाता था। लेबोरेटरी कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड नो स्पेसिफिक वाइडली अवेलेबल ट्रीटमेंट इज नाउ एज पर नाउ अवेलेबल टू द ह्यूमंस, ठीक है। इट इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव केयर जो है इसकी दी जाती है। आइसोलेशन जो है करवाई जाती है जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं ताकि ये फैले ना दूसरों के अंदर, ठीक है। स्मॉल पैक्स वैक्सीन दे प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन एंड एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है ना, उनका जो है उनके ऊपर जो अभी रिसर्च की जा रही है, ठीक है। एंड अर्ली डिटेक्शन जो है इसके स्प्रेड में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति है जिसको स्मॉल ये मंकी पॉक्स वायरस जिसको फैला हुआ है उसको जो है आप क्वारंटीन करते हैं और उसको फर्दर स्प्रेड से जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए आगे बात है प्रिवेंशन की, ठीक है। तो प्रिवेंशन कैसे किया जाए? ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट ना किया जाए, ठीक है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किए जाए हेल्थ केयर में, हाइजीन और सैनिटेशन, आइसोलेशन के केसेस, ठीक है ना, जो केसेस हैं उनको आइसोलेट किया जाए, क्वारंटीन किया जाए, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, किसके साथ वो कॉन्टैक्ट में आए थे उनको ट्रेस किया जाए, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाए। सेफ हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पे प्राइमेट्स की, ठीक है, मंकीज, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, ये सभी। एंड वैक्सीनेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनकी वैक्सीनेशन भी करवाई जाए, ठीक है। अगली जो डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, ठीक है, लिवर की इन्फ्लेमेशन को हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस। इट इज कॉज्ड मेनली बाय वायरसेस, ठीक है, वायरसेस के द्वारा इसको जो है कॉज किया जाता है। इट अफेक्ट्स लिवर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपकी डेली लाइफ प्रोसेसेस और लिवर फंक्शंस को जो है ये अफेक्ट करता है। इट कैन बी एक्यूट, वेरी शॉर्ट टर्म एंड और क्रॉनिक, वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। इसके टाइप्स क्या है? ए बी सी डी एंड ई टाइप्स के हेपेटाइटिस जो है हमारे पास होते हैं। एंड इसका जो स्प्रेड है इसके टाइप के आधार पे जो है वो डिपेंड करता है। इट कैन लीड टू लिवर डैमेज, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस भी देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए, HAV जिसको हम कहते हैं, फूड और वाटर बोर्न है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स की वजह से फैलता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ए आपको यूजुअली क्या होता है? गंदे खाने, कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड और जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी वजह से फैलता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो ब्लड बोर्न एंड हेपेटाइटिस डी ये जो है HPV के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। एंड हेपेटाइटिस ई जो है इट इज वाटर बोर्न, ठीक है। तो A एंड E जो है वो यूजुअली अक्यूट होते हैं, थोड़े टाइम में ठीक हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस E और हेपेटाइटिस A। B और C जो है वो काफी लंबे समय तक जो है चल सकते हैं, हेपेटाइटिस B और C। एंड D जो है वो बहुत सीवियर होता है परंतु बहुत कम कॉमन होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है? जैसे मैंने बताया, फूड एंड वाटर से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अनसेफ इंजेक्शन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, खासतौर पे जो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन की वजह से, अवेयरनेस और वैक्सीनेशन वो तो है ही है इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कौन कौन से इनमें से जो है वो ब्लड की वजह से और कौन कौन से इनमें से जो है वो बेसिकली वाटर एंड फूड की वजह से होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सिम्टम्स क्या है? जॉन्डिस मतलब पीलिया हो जाता है, फटीग और वीकनेसेस देखने को मिलती हैं, एपेटाइट, ठीक है, भूख जो है वो खत्म हो जाती है, नोशिया एंड वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, डार्क यूरिन जो है आपको देखने को मिलता है, फीवर है ना, और
क्रोनिक केसेस मे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, जो बहुत लंबे समय से केसेस हैं वो क्या है, एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ही जो है आपको रिकमेंड भी किया जाता है कि टाइमली जो है आपने अपने टेस्ट जरूर करवाने हैं, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप जो अपनी बॉडी के करवाते रहिए। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है, तो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस ए और बी के लिए अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, ठीक है। पानी जो है और साफ सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा पानी खराब होगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस जो है वो हेपेटाइटिस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हेपेटाइटिस फिर से न्यूज़ में आया था क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो वाटर कंटेमिनेशन थी, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भोपाल की इंदौर के अंदर जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, स्टेराइल नीडल्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स हैं, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और पब्लिक अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये है आपका हेपेटाइटिस। अगली चीज़ जो आपकी आती है दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या फिर HPV, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, एक प्रकार की ऐसी डिजीज जिसमें आपके स्किन के ऊपर, हाथ में, पैर में, जेनिटल्स में जो है वो क्या कहते हैं अपना जो है छोटे छोटे से मस्से से हो जाते हैं, बेसिकली छोटे छोटे से वॉट्स टाइप के जो है वो आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। वो होता है HPV वायरस की वजह से, ठीक है ना। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इट इज अ ग्रुप ऑफ 200+ रिलेटेड वायरसेस, ठीक है। समटाइम्स दे कॉज वॉट्स, कुछ टाइप्स के जो वायरसेस हैं इनमें से वो वॉट्स जो आपके हाथों के ऊपर, हथेलियों के ऊपर या पैरों के नीचे जो है कुछ टाइप के कॉर्न्स के या वॉट्स टाइप्स के जो है बन जाते हैं, जिसके अंदर आपको दर्द सा भी रहता है बेसिकली, ठीक है। दे आर हाई रिस्क टाइप, दे कॉज कैंसर्स, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जी आपका HPV, ठीक है ना। HPV इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। ऑफन asymptomatic in early stages and affects both men and women and it is the major cause of the cervical cancer in females। खासतौर पे महिलाओं के अंदर जो है सर्विकल कैंसर का जो खतरा बहुत ज़्यादा होता है और अर्ली स्टेजेस पे ये डिटेक्ट भी नहीं होता, सीधा जैसे फीमेल्स जो है 30-40 क्रॉस करती हैं उसके बाद एकदम से जो है HPV के सर्विकल कैंसर जो है वो देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो इसकी जो वैक्सीनेशन होती है, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, ये सभी को करवानी चाहिए, खासतौर पे फीमेल्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड की जाती है कि भाई सर्विकल कैंसर के लिए इस HPV के खिलाफ क्या है वैक्सीनेशन की जानी चाहिए। ट्रांसमिशन की बात कीजिए तो इट स्प्रेड्स थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से जो है फैलते हैं। इट इज़ मेनली थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड इट कैन इन्फेक्ट द जेनिटल एरियाज, माउथ और थ्रोट, ठीक है ना। जो भी सर्विकल पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, पाइप लाइक पार्ट्स हैं बेसिकली हमारी बॉडी के, उनको ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। इट डज नॉट रिक्वायर पेनिट्रेशन, ऐसा नहीं ज़रूरी आपको सेक्सुअल पेनिट्रेशन की ही ज़रूरत है इसको फैलाने के लिए, बिकॉज इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू सीमन डिस्चार्ज, इट स्प्रेड्स थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। हाईली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन है एंड अर्ली एक्सपोजर इट इंक्रीजेज रिस्क्स, ठीक है। इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट एंड ऑफन गोज अननोटिस्ड, ठीक है। यूजुअली हम लोगों को भी क्या है, हाथ में पैर में जो आपके वॉट्स होते हैं वो भी हम लोग अननोटिस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर जेनेटिकल एरियाज में हो जाए तो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हैं जी टाइप्स, लो रिस्क HPV एंड हाई रिस्क HPV, ठीक है। लो रिस्क HPV जो है इसकी वजह से वॉट्स होते हैं और हाई रिस्क HPV जो है उसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है। HPV 16 एंड 18 दे आर मोस्ट डेंजरस वंस, ठीक है। HPV 16 और 18 जो है वो सबसे खतरनाक है, ये याद रखना है आपने जी, ठीक है। इट इज लिंक्ड टू सर्विकल कैंसर, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड ऑल्सो कॉजेज ओरल एनल पेनाइल कैंसर्स, ठीक है ना। एंड परसिस्टेंट इन्फेक्शंस इंक्रीजेज रिस्क, ठीक है ना। अभी कुछ रिसेंट स्टडी में ये भी बताया गया था कि जो ओरल सेक्सुअल एक्टिविटी है वो जो है सबसे बड़ा कारण है थ्रोट कैंसर का, ठीक है। स्मोकिंग जो है वो पीछे छूट गया है बेसिकली। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड एंड मेजर ग्लोबल हेल्थ केयर कंसर्न। सिम्टम्स ऑफन नो सिम्टम्स, एसिम्प्टोमेटिक होता है। जेनिटल वॉट्स जो है हो सकते हैं जो कि लो रिस्क टाइप्स के होते हैं। एबनॉर्मल सेल चेंजेस हाई रिस्क टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जहाँ अगर तो आपकी स्किन को जो है डायरेक्टली इंपैक्ट करे, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट करे तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके सेल्स के प्रोडक्शन में ही जो है अगर ये इम्पैक्ट करना शुरू कर जाए फिर ये जो है कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। इट इज डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग टेस्ट। सर्विकल कैंसर डेवलप्स स्लोली एंड लेट सिम्टम्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लीडिंग है या पेन है, ठीक है ना। एंड रेगुलर स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी
क्रिटिकल, ठीक है। तो टाइम टू टाइम जो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और HPV के शॉट्स जो है सभी फीमेल्स को बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर जो है वो लगवाना ही चाहिए। आगे प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन है। HPV वैक्सीन्स आर अवेलेबल, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्रिवेंट हाई रिस्क कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई HPV जो है एक अनट्रीटेबल डिजीज नहीं है, अनलाइक HIV एड्स, जहां पे हमने बोला था कि अभी इसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई इसकी दवाई जो है मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। HPV की वैक्सीनेशन जो है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी एंड सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन जो है हमारे पास है, ठीक है। रेगुलर स्क्रीनिंग जैसे कि पाप स्मीयर टेस्ट जो है वो भी याद रखना है, पाप स्मीयर टेस्ट इट इज रिलेटेड टू HPV, ठीक है। सेफर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, वैक्सीनेशन की जो है हम लोगों को जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे कुछ वैक्सीन जो न्यूज में चल रहे थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है वैक्सीन्स क्या होती हैं। दे आर बायोलॉजिकल प्रेपरेशंस प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ठीक है। वैक्सीनेशंस का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक वीकर या डेड किसी पैथोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उस वीकर या डेड पैथोजन के रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करती है। वो जो एंटीबॉडीज हैं वो आइडेंटिफाई कर देती हैं कि अगर आगे से कभी भी कोई ऐसा कोई पैथोजन या एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर किया तो उसको हमने डायरेक्टली अटैक करना। तो मतलब ये एक तरीके से क्या कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग है वैक्सीनेशन, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस दे कंटेन वीकेंड या इनएक्टिव पैथोजेंस और जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो बहुत जो वीक हैं या फिर जो इनएक्टिव पैथोजेंस है वो आपकी बॉडी में जानबूझ के एंटर करवाए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो उस चीज के लिए क्या है, इम्यूनिटी को डेवलप कर सके, ठीक है। दवाई आपके शरीर ने खुद ही बनानी है, लड़ना आपके शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स ने खुद ही है, बट हम क्या करते हैं उनको एक टारगेट दे देते हैं, टारगेट प्रैक्टिस करवा देते हैं बेसिकली, ठीक है। दे हेल्प बॉडी प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, दे प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, एंड दे रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ इलनेसेस, ठीक है, एंड इट इज अ की टूल इन द पब्लिक हेल्थ। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो है, उसको हम लोगों ने वैक्सीनेशन के थ्रू ही ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ठीक है, जैसे लाइफ अटेन्यूएटेड वैक्सीन दे कंटेन वीकन पैथोजेंस, ठीक है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दे कंटेन किल्ड पैथोजेंस। सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है, इसमें क्या है किसी भी एक पैथोजन के एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन पार्ट्स को जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। टॉक्सॉइड वैक्सीन दे आर न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिन्स, ठीक है ना। उसके क्या है कुछ टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है उसको लेकर भी क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए, ताकि आपकी बॉडी में जब वो एंटर करें वो जैसे टॉक्सिन्स हैं, ठीक है ना, तो वो उसके खिलाफ जो है खुद से ही इम्यूनिटी बिल्ड कर दे, ठीक है ना। जैसे जो हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं जैसे पॉइजन्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। mRNA वैक्सीन्स दे आर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि जो mRNA क्या है वो मैसेंजर RNA, ठीक है, वो क्या है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स दे आर मॉडिफाइड वायरस कैरियर्स, ठीक है, ऐसी वैक्सीन जिसमें जानबूझ के आपकी बॉडी के अंदर जो है मॉडिफाइड वायरस को डाला जाता है जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं बट आपकी बॉडी को एक ट्रिगर पॉइंट देते हैं कि अगर सिमिलर टाइप का वायरस आपकी बॉडी में एंटर करे तो आपने उसको जो है अटैक करना है। डीएनए वैक्सीन जो अभी बन रही है, इमर्जिंग है, ठीक है, ताकि बहुत सारे डीएनए डिजीज को या फिर जेनेटिक डिजीज को हम लोग जो है प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। एंड न्यू जनरेशनल पर्सनलाइज्ड वैक्सीन, ठीक है। mRNA वैक्सीन क्या होती हैं, दे यूज मैसेंजर RNA टू इंस्ट्रक्ट द सेल्स, ठीक है। सेल्स प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन एंटीजन, ठीक है, एंड इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो क्या है बेसिकली mRNA को जो है वैक्सीनेशन के थ्रू क्या है आपकी बॉडी के सेल्स को ये एक्टिवेट करता है, ये ट्रिगर करता है और बोलता है कि भाई अपनी जो है एंटीजेंस को बनाइए, और उसके रिस्पॉन्स में जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली उनको टारगेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें कोई लाइव वायरस का यूज नहीं किया जाता, याद रखिएगा। mRNA वैक्सीन में मैसेंजर RNA का यूज किया जाता है, लाइव वायरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। रैपिड डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड इट वॉज यूज इन कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है। तो याद रखना है आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन में कौन से टाइप के वैक्सीनेशन का यूज था, दैट वाज द mRNA वैक्सीनेशन। इट इज अ हाईली अडेप्टेबल टेक्नोलॉजी एंड बहुत सारी डिजीज का इसमें फ्यूचर पोटेंशियल भी है। अगला है
द ऑन्कोलिटिक एंड द पर्सनलाइज्ड वैक्सीन, ऑन्कोलिटिक वैक्सीन दे टारगेट कैंसर सेल्स, ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है इस्तेमाल की जाती हैं। यूज मॉडिफाइड वायरसेस टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर्स, ठीक है, तो जहां जहां पे भी हमारी बॉडी में जो ट्यूमर्स बने हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है मॉडिफाइड वायरसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जानबूझ के हम लोग अपनी बॉडी में मॉडिफाइड वायरस को छोड़ते हैं ताकि वो ट्यूमर्स को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। दे स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द कैंसर एंड पर्सनलाइज्ड वैक्सीन्स आर टेलर मेड टू द इंडिविजुअल्स नीड, हर एक बंदे के हिसाब से जो है बनाई जाती है आपकी पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। दे आर बेस्ड ऑन जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट एंड दे आर यूज्ड इन कैंसर इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, एंड इट इज अ एमर्जिंग फील्ड इन द मेडिसिन, ठीक है। जब हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी उस टाइम पे हमने इनके बारे में कुछ बात भी की थी। चलिए अगला है एड फैल्सीवैक्स, दैट इज द मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, डेवलप्ड फॉर मलेरिया प्रिवेंशन। तो याद रखना है, डायरेक्टली आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी वैक्सीन कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, जैसे एड फैल्सीवैक्स इट इज रिलेटेड टू द मलेरिया डिजीज, ठीक है ना, इट इज डेवलप्ड फॉर मलेरिया प्रिवेंशन एंड इट टारगेट्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपारम जो आपका बेसिकली पैथोजन है उसको ये टारगेट करता है, ठीक है। It focuses on high burden regions and parts of ongoing vaccination innovation. It helps to reduce malaria mortality and it is important for tropical countries जहाँ पे मलेरिया जो है सबसे ज़्यादा prevalent है, ठीक है ना, मच्छरों के होने की वजह से। चलिए ये थे हमारे कुछ हेल्थ के टॉपिक्स। अब 2-3 टॉपिक्स हम लोग अपने न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर का। चलिए तो न्यूक्लियर में सबसे पहले तो न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन बेसिकली दैट द एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, जो एटॉमिक न्यूक्लियस में से एनर्जी रिलीज होती है दो न्यूक्लियाइज के जुड़ने या फिर उनके टूटने की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से जो है वो अचीव की जाती है। फिशन का मतलब होता है एक एटम का दो में टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है दो का एक में जुड़ना, ठीक है ना, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। Fission is splitting and it releases large amount of heat energy and that heat is used to produce steam, ठीक है, to drive the turbines and it generates electricity in nuclear power plants and high energy sensitivity compared to the fossil fuels, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या है, it is considered as one of the cleanest sources of energy क्योंकि इसकी वजह से क्या है हम लोगों का ना emissions जो है वो ज़्यादा नहीं होते, बट प्रॉब्लम जो है न्यूक्लियर एनर्जी की लाइज इन द माइनिंग ऑफ द फिसल मटेरियल। जो मटेरियल है हमारे पास, जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनाइट है, जैसे यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, वो हमको ज़्यादातर मिलता नहीं है, तो जो भी मिलेगा उसकी माइनिंग भी मुश्किल है और साथ साथ में उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो हैवी न्यूक्लियस दैट इज यूरेनियम 235 absorbs neutrons and it becomes unstable and splits into smaller nuclei. It releases energy and additional neutrons and the chain reaction continues, ठीक है। जितने ज्यादा ये एनर्जी को रिलीज करता जाता है न्यूट्रॉन्स और ज्यादा रिलीज होते जाते हैं, उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन जो वो कंटिन्यू कर जाता है। अगर उस चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल कर लें दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी बनाने के लिए, और अगर उस चेन रिएक्शन को हम अनकंट्रोल्ड वे में फैलने देते हैं देन इट इज यूज्ड इन एटॉमिक बॉम्ब्स, ठीक है ना। तो मॉडरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स एंड इट द कंट्रोल रॉड्स एब्सॉर्ब एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स, ठीक, इट इंश्योर्स सेफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। फ्यूजन इज कंबाइनिंग ऑफ लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस मैसिव एनर्जी लाइक द सन, ठीक है। जो सन है हमारा उसका भी आउटर लेयर्स के अंदर क्या है फ्यूजन चलता है और जो कोर है वहां पे जो है फ्यूजन चलता है, ठीक है। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका सन चलता है। इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट इज नो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट इज जनरेटेड थ्रू इट, ठीक है। मोर एनर्जी एफिशिएंट देन फिशन एंड इट इज स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है बेसिकली, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म न्यूक्लियर फ्यूजन। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात भी की थी कि भाई ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो क्या है, ठीक है। कल्पक्कम में हमारा जो पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर था उसके अंदर हमने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली थी, मतलब वो अब क्या है सेल्फ सस्टेनिंग बन चुका है, जितना फ्यूल वो कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्यूल वो रिलीज करता है, ठीक है ना। इट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन्स, प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, ठीक है। टोकामाक रिएक्टर जो है इट इज यूज्ड इन फ्यूजन रिसर्च, ठीक है। टोकामाक रिएक्टर इसके बारे में भी आगे चल के
पढ़ेंगे। इट यूजेज मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट, ठीक है। अगली चीज एडवांटेजेस, लो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, हाई एनर्जी आउटपुट है फ्रॉम स्मॉलर फ्यूल, रिलायबल बेस लोड पावर है, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को कम करता है, एनर्जी सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा जो है हमारे लिए ये हेल्पफुल हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हमारे पास जो फ्यूल है दैट इज यूरेनियम, वो हमारे पास सफिशिएंटली नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम 235 का यूज करके हम लोग बनाते हैं प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम जो है आगे उसका इस्तेमाल जो है फर्दर सेकेंड स्टेज के अंदर किया जाता है। हम लोगों के पास जो अवेलेबल है वो है थोरियम। थोरियम जो है हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मोनोजाइट सैंड्स इन केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है ना। इन सभी क्षेत्रों में जो है हमारे पास थोरियम के रिजर्व्स काफी ज्यादा है। तो वो तो थोरियम है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्लूटोनियम का, बट वो थर्ड स्टेज के अंदर, जिसको हम लोग अचीव करना चाहते हैं ताकि हम सेल्फ रिलायंट बन सके एटलीस्ट थर्ड स्टेज के अंदर, ठीक है। चलिए पहला इसके अंदर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एफबीआर। ये क्या होते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, दे आर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स, दे प्रोड्यूस मोर फिसल फ्यूल देन इट कंज्यूम। तभी जो है ये एक ब्रीडर है, ब्रीडर का मतलब है जितना ये कंज्यूम करता है फ्यूल उससे ज्यादा ये रिलीज करता है फ्यूल, ठीक है। तभी हम लोग जो है न्यूक्लियर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज इट मेक्स मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, ठीक है। uses fast neutrons and there is no moderator required, converts fertile material into fissile fuel, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए 238 यूरेनियम एंड 239 प्लूटोनियम में जो है इसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर फ्यूल सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा की है ये, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? फास्ट न्यूट्रॉन्स को सस्टेनेबल चेन रिएक्शन को ये सस्टेन करता है, ठीक है ना। कोर contains fissile material like the plutonium 239 and the uranium 235. Surrounding blanket contains the fertile material like the 238 and thorium 232, ठीक है। And neutrons convert fertile to fissile fuel and breeding ratio जो है more than 1 है, मतलब ये जितना फ्यूल कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा ये रिलीज करेगा। लिक्विड सोडियम यूज्ड एज अ कूलेंट, इसको याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड इसके लिए न्यूट्रॉन मॉडरेशन की जो रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो मॉडरेशन है क्या कहते हैं अपना जो न्यूट्रॉन्स है उसके लिए ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल किया जाता है या हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसमें जो है एसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। चलिए अगली चीज बात करेंगे फीचर्स की। इट प्रोड्यूसेस एडिशनल न्यूक्लियर फ्यूल, हाई फ्यूल एफिशिएंसी है, न्यूक्लियर वेस्ट को ये रिड्यूस करता है, यूरेनियम रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को ये एक्सटेंड करता है, फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम जो है बनाता है, ठीक है ना। एंड इट रिक्वायर्स एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स, ठीक है। तो ये इसकी जो है खास बात भी है कि सेफ्टी सिस्टम जो है इसके लिए बहुत ज्यादा, हमने अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली अपने देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज करने के लिए अपना जो शांति एक्ट था इसको भी पास किया था, ताकि जो लाइबिलिटी है वो जो सप्लायर है या फिर जो प्रोड्यूसर्स है उससे ट्रांसफर की जा सके बेसिकली, ठीक है। चलिए इंडिया का प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है जी हमारे पास। स्टेज 2 पे अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आता है, ठीक है। ये हमने स्टेज 2 जो है वो यहाँ पे हमने क्रिटिकलिटी कुछ टाइम पहले जो है अचीव कर ली थी। इंडिया के न्यूक्लियर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। थर्ड स्टेज जो थोरियम वाली स्टेज है वो अभी हम लोगों ने अचीव करनी है, अभी तक उसको हमने अचीव नहीं किया है, ठीक है। इट इज अ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम एंड यूजेस प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल। इट इज मैनेज्ड बाय इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई, बिकॉज ये पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इट लिंक्स टू थोरियम यूटिलाइजेशन एंड इट इज की फॉर एनर्जी इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम वाला भी वहाँ किस कौन सी एजेंसी जो है उसको चलाती है, मैनेज करती है, कौन सा फ्यूल, मॉक्स फ्यूल जिसको हम कहते हैं, वो जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए एडवांटेजेस, सेम, इट जनरेट्स मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, एफिशिएंट यूज ऑफ यूरेनियम रिसोर्सेज, रेडियो एक्टिव वेस्ट को रिड्यूस करता है, थोरियम यूटिलाइजेशन को, ये सारे जो है सेम टू सेम इसके जो है एडवांटेजेस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है टोकामाक रिएक्टर्स, ठीक है। टोकामाक रिएक्टर्स अब क्या होते हैं? ये थोड़े से अलग होते हैं बेसिकली कन्वेंशनल रिएक्टर से, जहां पे मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देख लेते हैं। टोकामाक इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च, ठीक है। तो याद रखना इट इज यूज्ड फॉर फ्यूजन, वहां पे फ्यूजन जो है वो आपको लिख सकते हैं, तो आपने याद रखना फ्यूजन से रिलेटेड है। इट इज डिजाइन्ड टू रेप्लिकेट एनर्जी जनरेशन ऑफ द सन, ठीक है। किस चीज के लिए? टू रेप्लिकेट द एनर्जी जनरेशन ऑफ द सन, सन को रेप्लिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला
इट यूजेस फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स, दैट इज ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का जो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का, ये भी याद रखना है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दोनों यूज किए जाते हैं, प्रोड्यूसेस मैसिव एनर्जी एंड इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। मैग्नेटिक कन्फाइन मतलब जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो है न्यूट्रॉन्स को कन्फाइन करती है। प्लाज्मा इज कन्फाइंड इन अ टोरॉइडल दैट इज अ डोनट शेप्ड चेंबर एंड इट इज अ की टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर क्लीन एनर्जी। ओरिजिनली सोवियत यूनियन में इसको बनाया गया था। वर्किंग मैकेनिज्म की बात की जाए, फ्यूल दैट इज ड्यूटेरियम प्लस ट्राइटियम दे आर हीटेड टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स एंड इट फॉर्म्स प्लाज्मा दैट इज आयोनाइज्ड गैस, ठीक है ना। प्लाज्मा कन्फाइंड यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट विद द रिएक्टर वॉल्स, ठीक है ना। तो क्या है बेसिकली कोर के अंदर जो है जो प्रोटियम और ड्यूटेरियम है ना, जो सॉरी ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है उसको काफी ज्यादा हीट में आप गर्म करते हैं। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एक्साइट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो क्या है प्लाज्मा बन जाता है, ठीक है ना। जो आपकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा जो है उसको कन्फाइन किया जाता है बाय सराउंडिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। फ्यूजन जो है उसकी वजह से जो है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है आता है और ये टेम्परेचर बनाने में जो है ये टोकामाक रिएक्टर जो है हमारी हेल्प करता है। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अराउंड तक जो है पहुंचे और वहां पे जो है हम लोग फ्यूजन को अचीव करें ताकि जो पोटेंशियल है न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाने का वो हम लोग अचीव कर सके, ठीक है। चलिए की कंपोनेंट क्या है, तो इसमें टोरोडियल चेंबर जिसकी हमने बात की थी, डोनट शेप का वेसल होता है, मैग्नेटिक कॉइल है, ठीक है ना, जिसमें टोरोडियल एंड पोलोडियल फील्ड्स होती हैं, प्लाज्मा है ना, वैक्यूम वेसल है, हीटिंग सिस्टम्स है, डाइवर्टर, ब्लैंकेट सिस्टम, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर मिलेंगी आपको, ठीक है। एडवांटेजेस, वेरी हाई एनर्जी आउटपुट जो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। नो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब वही सेम, अबंडेंट फ्यूल, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है तो हाइड्रोजन हमारे पास बहुत ज्यादा है तो फ्यूल की हमारे पास इसमें कमी नहीं है, ठीक है। इट इज सेफर देन फिशन रिएक्टर्स, जो आप न्यूक्लियर को तोड़ रहे थे बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनको अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जैसे हैं उनसे जो है ये सेफर है एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ चेन रिएक्शन मेल्ट डाउन, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है उसके अंदर हो जाएगा, ऐसा कोई रिस्क भी यहाँ पे नहीं है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एंड इट सपोर्ट्स क्लाइमेट गोल्स एंड सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली टोटली हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल है, यहाँ पे आप एटॉमिक न्यूक्लियाइज को स्प्लिट नहीं कर रहे हो बल्कि आप प्रोटीन और ड्यूटेरियम सॉरी ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के बेस पे जो है फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है, प्लाज्मा की इंस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी अभी मतलब हम लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी आउटपुट हम लोगों के पास अभी तक वाइबल नहीं है और मटेरियल का चैलेंज है, जैसे हीट रेजिस्टेंट मटेरियल जो है उनका जो है चैलेंज है। तो अभी तो ये भी एक लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी है बेसिकली, तो हमको फ्यूचर में जो है देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है ये ग्रोथ करता है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू विद रेफरेंस टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट अकर्स ओनली इन बैक्टीरिया, देखो ओनली आ गया, गलत होगी स्टेटमेंट पहले ही, बिकॉज हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, फंगस, इन सभी के अंदर जो है, ठीक है, प्रोटोजोआ, इनमें सभी में जो है AMR हमको देखने को मिलती है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही। इट कैन स्प्रेड थ्रू जीन ट्रांसफर बिटवीन माइक्रोब्स, बिल्कुल सही, ठीक है, जीन ट्रांसफर से भी फैलता है और मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से भी फैलता है। तो बैक्टीरिया नहीं है सिर्फ, इसमें वायरस भी आएगा, ठीक है ना, इसमें फंगी भी आएगी, इसमें पैरासाइट्स भी आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ट्यूबरक्लोसिस मेनली कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, उसका तो नाम ही माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो सी आंसर है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉज। थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है ना, इट अटैक्स द रेड ब्लड सेल्स HIV, इट डायरेक्टली डैमेजेस द लिवर सेल्स, इट वीकन्स इम्यून सिस्टम बाय टारगेटिंग द CD4 सेल्स एंड इट स्प्रेड्स थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये CD4 T सेल्स को जो है ये क्या करता है, टारगेट करता है। अगला, which of the following is primarily waterborne, ठीक है, तो A and E are waterborne and B are bloodborne, ठीक है। अगला, mpox या monkey pox जो है it differs from smallpox, how it is caused by bacteria, ठीक है, नो सेम फैमिली के हैं दोनों के दोनों, smallpox और monkey pox, तो ये तो गलत है। spreads only through air, जो है इस एयर के थ्रू ही जो है नहीं फैलता है बेसिकली, इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर और बेसिकली कॉन्टैक्ट, स्किन, जो आपके बेसिकली उनके सभी के थ्रू जो है ये फैलता है।
ठीक है। इट इज लेस सिवियर एंड शोज लिम्फ नोड स्पेलिंग, बिल्कुल सही है, लिम्फ नोड स्पेलिंग जो है शो करता है, और इट इज लेस सिवियर एज कंपेयर टू, यहाँ पे आएगा लेस सिवियर देन स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना। इट इज लेस सिवियर एज कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स एंड इट शोज लिम्फ नोड स्वेलिंग, ठीक है। इट कैन नॉट, इनफैक्ट ये तो गलत है, बिकॉज ह्यूमंस के अंदर जो हमको इसका इन्फेक्शन देखने को मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इट अफेक्ट ओनली मेल्स, नो, इट, मैंने बताया था फीमेल्स के लिए सर्विकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण जो है ये बना हुआ है एचपीवी। इट इज नॉट लिंक्ड टू कैंसर, गलत, अगेन सर्विकल कैंसर से रिलेटेड है। HPV 16 एंड 18 आर हाई रिस्क टाइप्स, बिल्कुल ये हमने पढ़ा था, HPV 16 और हाई रिस्क जो है वो इसके टाइप्स है, क्योंकि इसके 200 प्लस वेरिएंट्स जो है हमारे को अवेलेबल हैं, पाए जाते हैं, तो उसमें से HPV 16 और 18 जो है सबसे हाई रिस्क है। इट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, नो, इट स्प्रेड थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए अगला, mRNA वैक्सीन, दे वर्क बाय इंजेक्टिंग वीकेंड वायरस, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, प्रोवाइडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस टू प्रोड्यूस एंटीजेंस एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल वैक्सीन काम करती हैं, वीकेंड वायरस को इंजेक्ट करती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज डायरेक्टली, नो, कभी भी वैक्सीनेशन जो है डायरेक्टली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती है। इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, नहीं, ये क्या करती है, बेसिकली जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है, उनको गाइड करती है सेल्स को कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो सी अगला, with reference to nuclear fission consider the following statements. It involves splitting of heavy nuclei, फिशन में स्प्लिटिंग ऑफ हेवी न्यूक्लियाई होता है, बिल्कुल सही होता है जी। इट प्रोड्यूसेस चेन रिएक्शन, बिल्कुल चेन रिएक्शन जो है इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। थर्ड, इट रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स लाइक फ्यूजन, नो, इट डज नॉट रिक्वायर सो हाई टेम्परेचर लाइक फ्यूजन, बट सम मॉडरेशन में जो इसमें टेम्परेचर, इसके लिए भी हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, बट नॉट एक्सट्रीम लाइक 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो 1 and 2 ओनली, जैसे मैंने बताया था कोर जो है सन का, वहां पे जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बिकॉज वहां पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे वहां का कोर ठंडा होना हो जाएगा तो फ्यूजन वहां का खत्म हो जाएगा, और साथ साथ में जो फिशन है वो फिर भी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। चलिए आगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एलिमिनेट रेडिएशन कंप्लीटली। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, they eliminate radiation completely, no, they do not eliminate radiation completely, वहां पे भी रेडिएशन होती है। they produce more fuel than they consume, ठीक है। ब्रीडर रिएक्टर हमने बात इसलिए की थी, फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं और वो क्या करते हैं, बेसिकली जितना ज्यादा फ्यूल वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा फ्यूल वो रिलीज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गलत, दे यूज ओनली थोरियम, गलत, यहाँ पे प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्सचर ऑफ फ्यूल जो यूज किया जाता है, मॉक्स फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, टोकामाक रिएक्टर्स आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर फिशन यूजिंग यूरेनियम, नहीं, उसके लिए तो क्या है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यूजिंग हाइड्रोजन आइसोटोप्स, बिल्कुल सही, कौन कौन से, ट्राइटियम एंड ड्यूटेरियम का जो है इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी जनरेशन, नो, एंड केमिकल एनर्जी स्टोरेज, नो, ठीक है। तो टोकामाक इज रिलेटेड टू फ्यूजन रिएक्टर यूजिंग ड्यूटेरियम प्लस ट्राइटियम, है ना। तो ये हमारा इस हफ्ते का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन हम लोग यहीं पे करेंगे खत्म, एंड मैं नेक्स्ट वीक आपको मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ साइंस एंड टेक के, और वहां पे हम लोग उस साल के, बीते हुए साल के जो है करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड MCQs को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।